So hey guys, welcome back to another novel explanation of Renegade Immortal and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे वंडर सेलेस्टियल टेम्पल का जो मैसेंजर है वो यहाँ पे वांग लिन को सबक सिखाने के लिए आया था, लेकिन उसकी नजर यहाँ वांग पिंग पे जाती है तो वो उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। इसी वजह से जैसे ही वो वांग पिंग पे अटैक करता है तभी यहाँ पे वांग लिन सेकंड्स में आ जाता है और आते साथ ही इस थंडर मैसेंजर को बहुत ही अच्छा सबक सिखाता है। इसी के साथ इनके बीच काफी जबरदस्त बैटल भी हुई थी जिसको कि मैंने डिटेल में प्रीवियस पार्ट में एक्सप्लेन किया है। इसी वजह से वो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग भी थी, तो अगर तुमने नहीं देखा है तो एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना। जिसके बाद यहाँ वांग पिंग पे जब इस मैसेंजर की नजर जाती है तो वो इसे अपने डिवाइन सेंस से वापस से चेक करता है और जब वो पाता है कि वांग पिंग यहाँ की इस लड़के की बॉडी के अंदर तो बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी मौजूद है तो वो भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और यहाँ से रिट्रीट करने लगता है। और अब आगे होमीज, हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि ये जो मैसेंजर था ये भागते हुए कहने लगता है कि इसने इस बंदे की बॉडी को बनाने के लिए 2 पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी का यूज किया है। अब यहाँ पे जब वांग लिन इस मैसेंजर को भागता हुआ देखता है तो वो इमीडिएटली अपने हाथ को यहाँ पे लहराता है और उसकी बॉडी से उसकी ओरिजिन एनर्जी जो कि उसकी सोल में फ्यूज थी वो बाहर निकल के उसकी स्वॉर्ड में एंटर हो जाती है और फिर वांग लिन हेवनली चॉप नाम का अटैक यूज करता है, जो देखकर इस मैसेंजर का चेहरा भी अब उतरने लगता है। तो वो क्या करता है, वो भी जबरदस्ती अपनी ओरिजिन एनर्जी का यूज करता है और वो ओरिजिन एनर्जी ऑफ द थंडर फर्नेस कहते हुए चिल्लाता है। तो हम देखते हैं कि इसकी फोरहेड से और ज्यादा यहाँ पर जो ओरिजिन एनर्जी है वो तेजी से निकलती है। के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लू कलर का फर्नेस भी अपीयर हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा जाइंट था। ऐसा लग रहा था कि हेवन एंड अर्थ ने मिलकर इस फर्नेस को बनाया था। ऐसा लग रहा था कि हेवन जो कि इसका कवर है और जो अर्थ है ये इसकी आउटर बॉडी है। और इस फर्नेस को देखते साथ ही उस मैसेंजर का जो थंडर बीस्ट था वो सीधा उस फर्नेस के अंदर एंटर हो जाता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंजर्ड भी था लेकिन फिर भी वो इस फर्नेस के अंदर एंटर होके अपनी थंडरस एनर्जी को ये रिलीज करना शुरू कर देता है। जिसके बाद ये मैसेंजर चिल्लाते हुए कहता है कि शूमू, चलो देखते हैं कि आज किसकी ओरिजिन एनर्जी वाला स्पेल ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वांग लिन का ये जो हेवनली चॉप अटैक है ये सीधा उस फर्नेस पे लैंड करता है जिससे बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ तक कि वांग लिन की जो बॉडी है ये भी यहाँ पे कांपने लगती है और अगर इस वक्त वांग लिन की ओरिजिन सोल में वो एंशिएंट थंडर ड्रैगन ना होता तो शायद वांग लिन की बॉडी कब का कोलैप्स कर जाती, क्योंकि इस मैसेंजर ने यहाँ पे ये जो अपनी ओरिजिन एनर्जी का यूज करके जिस स्पेल का यूज किया है उसमें सिर्फ थंडर की पावर नहीं है बल्कि इसके दाव की पावर भी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन का ये जो सेलेस्टियल गार्ड या पपेट कुछ भी कह लो ये भी इस फर्नेस के अंदर जो कि मौजूद था वो इस पे जोरदार अटैक करता है और इसका हर एक अटैक जो पंच था किसी सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर के पंच के ऑलमोस्ट इक्वल था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन का जो थंडर बीस्ट है ये भी पीछे नहीं रहता, इसके सिल्वर हॉर्न से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है जो कि इस फर्नेस को पूरी तरीके से वाइब्रेट करके रख देती है। अब ये देखकर ये मैसेंजर अपनी बॉडी से और ज्यादा ओरिजिन एनर्जी का यूज करता है और इस फर्नेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जाता है। वांग लिन जो कि इस फर्नेस के अंदर घिर चुका था क्योंकि इस फर्नेस का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो हम देखते हैं कि वांग लिन निकालता अपना सेलेस्टियल स्वॉर्ड, साथ ही वो अपने फिंगर को यहाँ पे काटता है। फिर क्या, वांग लिन का ये जो थंडर बीस्ट है जैसे ये ब्लड को स्मेल करता है ना ये इमीडिएटली अपना सिर वांग लिन की तरफ टर्न करता है जैसे इसके अंदर एक भूख थी और मानो ये कह भी रहा हो कि हाँ मेरी सील को ओपन करो, मेरी थर्ड सील को ओपन करो ताकि मैं और ज्यादा पावरफुल हो जाऊं। अब यहाँ पे वांग लिन भी ये नजारा देख के शॉक था कि उसका थंडर बीस्ट वांग लिन से जैसे कम्युनिकेट करना चाहता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन अपने हाथों से एक सील को फॉर्म करता है और सारी थंडर लाइटनिंग मिलकर उस जो थंडर बीस्ट था उसके फोरहेड पर इम्प्रिंट को कार्व करना शुरू कर देती है। इस वजह से अचानक से इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है और अब ये अगले ही पल एक तेज दहाड़ मारता है और फिर इस थंडर बीस्ट की ताकत जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, साथ ही इसका जो साइज था ये भी डबल हो जाता है। थंडर बीस्ट के आसपास ये जो लाइटनिंग थी ये अचानक से ब्लैक कलर में टर्न हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मैसेंजर का थंडर बीस्ट था ये जब इस नजारे को देखता है वो इमीडिएटली जमीन पे बिल्कुल लेट जाता है, उसके सामने अपना सर झुका देता है जैसे कि वो सरेंडर कर रहा हो। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर की थंडर लाइटनिंग थी ये इतनी ज्यादा अमाउंट में इस फर्नेस पे गिरने लगती है कि इस पे बहुत से क्रैक्स बनने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ
वांग लिन का वो पपेट भी एक के बाद एक पंचेस इस फर्नेस पे मार रहा था। ये नजारा देखकर तो ये मैसेंजर भी शॉक था, पर तभी वांग लिन की आंखें यहाँ पे कोल्ड हो जाती हैं। वो कुछ नहीं कहता, सीधा यहाँ पे वापस से अपना हेवनली चॉप यूज करता है। फिर अगले ही पल अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक करता है और जिसके बाद इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि ये जायंट सा फर्नेस पूरी तरीके से वहाँ एक्सप्लोड कर जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था और उसकी जो ओरिजिन एनर्जी थी वो इस लेवल तक पहुंच गई कि अगर थोड़ी सी भी अब अगर उसकी ओरिजिन एनर्जी यहाँ पे ड्रॉप होती है तो वांग लिन की कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे ड्रॉप होना तय है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मैसेंजर होता है ये इमीडिएटली हवा में अपीयर होता है और इसके मुंह से बहुत सा खून निकलता है और वो काफी ज्यादा रिग्रेट करता है कि आखिर वो यहाँ पे आया ही क्यों। इसी के साथ वो यहाँ से तेजी से एस्केप करने को देखता है और किंग यी और वांग पिंग की तरफ तो ये मुड़ के भी नहीं देखता, क्योंकि वांग पिंग के अंदर इस वक्त 2 स्वॉर्ड एनर्जी मौजूद थी और जिन्हें के प्रोवोक करने की गलती तो ये कभी भी नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन का जो सेलेस्टियल गार्ड और वो जो थंडर बीस्ट था ये दोनों भी उस मैसेंजर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वांग लिन भी उसी मैसेंजर की तरफ देखे जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके ये तीनों ही हवा में गायब हो जाते हैं कि तभी हम वांग पिंग को देखते हैं जो कि वांग लिन की तरफ ही देखे जा रहा था और फिर उसके चेहरे में अपने फादर को देख के एक स्माइल थी, जिसके बाद वो बहुत धीमी आवाज में पूछता है कि फादर क्या उसने जो कहा वो सच है। वांग लिन अपने बेटे की तरफ देखता नहीं, बस हल्के से अपना सिर हाँ में हिलाता है, जो देख कर यहाँ पे वांग पिंग थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके दिल में एक ऐसी फीलिंग थी कि जैसे उसे अब किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो वांग लिन से कहता है कि फादर क्या यही असली रीजन था कि आप मुझे कल्टीवेट करने नहीं देना चाहते थे? क्या यही वो रीजन है जिस वजह से किंग यी और मेरा कोई बच्चा नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूँ। वांग लिन उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही सैडनेस थी और फिर वो वांग पिंग से कहता है कि नहीं तुम मरे नहीं हुए। सुनकर वांग पिंग थोड़ा स्माइल करता है और फिर वांग लिन से कहता है कि फादर आपने मुझे सिखाया कि अगर मैं माउंटेन को देख सकता हूँ तो मैं इसकी चढ़ाई भी कर सकता हूँ, अगर मैं नदी को देख सकता हूँ तो मैं उसे क्रॉस भी कर सकता हूँ और अगर मैं हेवन का सामना करूँ तो मैं उसके अगेंस्ट भी जा सकता हूँ। फादर ये सारी चीजें आपने मुझे सिखाई, इसके लिए आपका शुक्रिया। हालांकि मुझे इन सारी चीजों का जवाब पहले ही मिल चुका था, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं कभी भी आपसे ये सवाल करके इसे कंफर्म करूं। ये सवाल कि आखिर मैं कल्टीवेट क्यों नहीं कर सकता, आखिर मेरे बच्चे क्यों नहीं हो सकते। इन 70 सालों में मैं एक बार भी बीमार नहीं पड़ा और न ही मैंने कभी भी खुद को थका हुआ फील किया। और तो और मैं ये देख सकता हूँ और फील कर सकता हूँ कि मेरा अंत करीब है, लेकिन मेरे बॉडी में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। पर अब मुझे सभी चीजों का जवाब मिल चुका है। जिसके बाद वांग पिंग वापस से वांग लिन की तरफ देख के स्माइल करता है और उसकी ये स्माइल उसके चेयरफुल नेचर को रिवील कर रही थी। फिर वो वांग लिन से कहता है कि फादर मैं वांग पिंग जिसकी कोई मदर नहीं लेकिन उसका सिर्फ एक फादर है, जिसने ये मेरा अब तक ख्याल रखा, मुझे इतना बड़ा किया और इसके लिए फादर आपका बहुत शुक्रिया। फादर आपका शुक्रिया कि आपने अब तक मेरा साथ दिया और मेरे साथ रहे। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, पर तभी वांग पिंग रोते हुए कहने लगता है कि हालांकि मुझे रोना तो आ रहा है लेकिन मेरे आंसू मुझे फील नहीं हो रहे। जिसके बाद वो वापस से और उदास हो जाता है और फिर वांग पिंग वांग लिन से कहता है कि फादर लगता है कि वांग पिंग आपका साथ जनरेशन तक नहीं दे सकता, माफ कीजिएगा कि मैं अपने वादे को भी पूरा नहीं कर सकता और मैं कभी भी आपके साथ आपके बुढ़ापे तक नहीं रह सकता। अब यहाँ पे वांग लिन जब ये सारी बातें सुनता है तो उसकी आंखों में जो सैडनेस थी ये और ज्यादा डीप हो जाती है, क्योंकि जब लू मई ने वांग पिंग को हैंड ओवर किया था, साथ ही वो जो मेथड उसने बताया था, तो वांग लिन ने अपनी थंडर एनर्जी का यूज करके और उस मेडिसिन के जरिए से वांग पिंग को हील किया, लेकिन उसे उसी दिन पता चल गया था कि वांग पिंग तो कब का मर चुका है। अब जैसे कि एक ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, सेम ही ऐसे ही रिसेंटफुल जो स्पिरिट होते हैं उनके साथ भी होता है और उसके अंदर जो हेटरेट भरी थी वो उसे रीइंकार्नेशन साइकिल में जाने से रोक रही थी और यही एक रिसेंटफुल स्पिरिट की सच्चाई है। और जो लू मई ने वांग पिंग को दिया था वो कुछ और नहीं बल्कि उसके सोल का ही एक पीस था, यानी कि वांग पिंग की सोल का एक पीस। और एक सोल फ्रेगमेंट कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो वो इमीडिएटली पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि वो हेटरेट उसके अंदर जाग जाएगी। वांग लिन ने इस बात का पता बहुत पहले ही लगा लिया था, इसी वजह से उसने लिंग तियानहू की तो जो स्वॉर्ड एनर्जी है उसके जरिए से इसकी जो सोल फ्रेगमेंट है उसे एक बॉडी का शेप दिया और दूसरे के जरिए से उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया। यहाँ पे वांग लिन उसकी बातों को सुनकर धीरे आवाज में कहता है कि चिंता मत करो, तुमने जो मुझसे वादा किया है वो एक दिन पूरा जरूर होगा, मुझ पे यकीन रखो। अब यहाँ पे किंग यी का हाथ थामे हुए वांग पिंग वांग लिन से कहने लगता है कि फादर मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद आप इसे आजाद कर दो। इसके बाद अब वो किंग यी की तरफ देखता है और बहुत ही जेंटल स्माइल के साथ कहता है कि अगर मुझे दोबारा से जिंदगी मिली तो मैं कैसे न कैसे करके तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा और तुम्हारे पास ही वापस आऊंगा। जिसके बाद वो वांग लिन की तरफ देखता है और कहने लगता है कि फादर किंग यी अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे अफसोस है कि मैं आप दोनों के साथ हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह सकता। और अब मैं समझा कि आखिर क्यों जब मैं बचपन में सोता था तो मुझे
मुझे गोल्डन वर्ल्ड के सपने आते थे, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे चारों तरफ कोई गोल्डन एनर्जी मुझे घेरे हुए है और ये बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि लिंग त्यानू की स्वॉर्ड एनर्जी थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग पिंग की बॉडी धीरे धीरे गोल्डन एनर्जी में बदलना शुरू कर देती है और ऐसे ही करते करते 2 स्वॉर्ड एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर निकलती है। अगले ही पल उसकी पूरी बॉडी एक व्हाइट कलर की लाइट बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके अंदर एक ब्लैक कलर का थ्रेड हम देखते हैं और ये वो थ्रेड है जो कि उसकी हेट रेट का आखिरी पीस है। वांग लिन काफी देर तक इस व्हाइट लाइट को देखता रहता है और किनी जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रोती है, कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। अब यहाँ पे वांग लिन देखता है कि इस गोल्डन बॉल के अंदर एक व्हाइट कलर की सोल पीस हुई थी जो कि वांग पिंग की सोल का ही एक फ्रेगमेंट था। वांग लिन उसे अपने पास लेता है और अपने हेवन डिफाइंड बीट के अंदर डाल देता है और वो बिल्कुल ली मुआन के पास में ही था और वांग लिन वांग पिंग को देखकर कहता है कि आज से तुम्हारी माँ वानियर है। जिसके बाद वांग लिन अब यहाँ से जाने लगता है कि तभी किंग ये कहने लगती है कि फादर प्लीज मुझे भी वांग पिंग के साथ रहना है क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मैं उसके मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। अब वांग लिन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा। जिस पे किंग ये कहती है कि नहीं, मुझे खुशी होगी कि मैं उसके अंतिम समय के बाद भी उसी के साथ रही। अब यहाँ पे वांग लिन इसे भी वांग पिंग के सोल के साथ ही रख लेता है। इसी के साथ एक रीइंकार्नेशन साइकिल पूरा हो गया। उसने जो मन में ठाना था कि वो वांग पिंग के एक रीइंकार्नेशन साइकिल तक उसी के साथ रहेगा उसी के जैसे, अब ये प्रॉमिस भी पूरा हो चुका है। जिसके बाद वांग लिन अपने पुराने वाले यानी कि 70 साल पहले जिस लुक में था उसमें आ जाता है। वांग लिन यहाँ से तेजी से अब उस मैसेंजर की तरफ वो बढ़ रहा था कि तभी हम देखते हैं कि इस मैसेंजर का जो थंडर बीस्ट था जो कि जमीन पे पड़ा था, अब ये भी वांग लिन को फॉलो करता है। साथ ही वांग लिन अपने मन में कॉन्फिडेंस था कि अगर उसे इनफ सेलेस्टियल जेड्स मिल जाए तो शायद वो एक्सेंडेंट लेवल के लेट स्टेज पे ब्रेक थ्रू भी कर सकता है, एक लेट स्टेज का ट्रू एक्सेंडेंट भी वो बन सकता है। इसी के साथ यहाँ पर ये मैसेंजर भी वांग लिन को फील कर लेता है। दूर कहीं पर उस सेलेस्टियल गार्ड और वांग लिन का वो जो बीस्ट था यानी कि थंडर बीस्ट इससे फाइट करने में बिजी था। इंजर्ड ये बहुत ज्यादा हो चुका था और इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है जब वो वांग लिन को भी इसी डायरेक्शन में सेंस करता है। यहाँ पे वांग लिन के पीछे वो जो थंडर बीस्ट यानी कि उस मैसेंजर का बीस्ट जो फॉलो कर रहा था ये भी यहाँ पे वांग लिन को बहुत तेजी से फॉलो करता है जैसे कि वो इसे अपना मास्टर मान चुका हो। साथ वांग लिन जो कि स्टार कंपास को बाहर निकाल के अब तेजी से उस मैसेंजर की तरफ बढ़ता है तो वो थोड़ी ही देर में उसके पास पहुंच जाता है और फिर आते साथ ही अपने 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बाहर निकालता है क्योंकि वांग लिन जानता था कि अगर इसे चुप नहीं कराया गया तो ये थंडर टेम्पल में जाकर सारी बातें बता देगा। ये जो मैसेंजर था ये क्या करता है, ये अपने पास से एक जेड को निकालता है और उसे क्रश करके अपने आसपास एक बैरियर बना लेता है जो देखकर वांग लिन में अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालता है जिसमें कि 4th सोल भी था जो कि उसने लू मई से हासिल कर लिया था जब वो रानियल प्लेनेट पे उससे बैटल कर रहा था। अब यहाँ पर एक सेलेस्टियल पपेट, फिर वो थंडर बीस्ट वांग लिन वाला और अब सोल फ्लैग और साथ ही 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन, इन सभी को देख के वो मैसेंजर कहने लगता है कि शू मो तुम जानते हो कि मैं थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का एक मैसेंजर हूँ, अगर मुझे तुम मार भी देते हो तो मेरे पास एक लाइफ सेविंग टूल है और सारे मैसेंजर्स के पास ही होते हैं, तो अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे जो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के जो मेंबर्स हैं उन्हें पता चल जाएगा कि आखिर मुझे किसने मारा है, जिसके बाद इस पूरे 11 स्टार सिस्टम में तुम कहीं भी अपना मुंह नहीं छुपा पाओगे। वांग लिन उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें ना भी मारूं तो भी कौन सा वो मेरा पीछा छोड़ने वाले हैं और वैसे भी तुमने मुझे मजबूर किया है, मैंने नहीं। यहाँ पे वो मैसेंजर कहता है कि शो मो हमारे बीच कोई हेट रेट नहीं है, तो बताओ आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम इस मामले को जाने दोगे। अब वांग लिन अपने मन में थोड़ा सोचता है और कहता है कि ठीक है, तुम मुझे अपना मास्टर मान लो और अपने ऊपर मुझे मेरा एक मार्क छोड़ने दो। सुनकर ये मैसेंजर थोड़ा सोचता है पर फिर वो मान जाता है। अब वांग लिन उसे वो बैरियर हटाने को कहता है। अब ये जो मैसेंजर था ये थोड़ा डरता तो है क्योंकि अगर इसने बैरियर हटा दिया तो वांग लिन शायद इसे जान से मार दे, पर वो फिर भी वांग लिन पे ट्रस्ट दिखाता है और अपने बैरियर को हटा लेता है। साहब ये जो 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन था और इस जो पपेट का जो फिस्ट अटैक था ना ये बिल्कुल उसकी 3 इंचेस दूरी पे आके रुक जाते हैं। के बाद वांग लिन यहाँ पर अपने रिस्ट्रिक्शंस को बना के इसके फोरहेड के जरिए से इसके बॉडी में एंटर कराता है और यहाँ पर सीधा ये रिस्ट्रिक्शंस इसके ओरिजिनल सोल को टारगेट करते हैं। यहाँ पे ये मैसेंजर समझ आता है कि इन रिस्ट्रिक्शंस में कुछ तो अजीब बात है, पर वो श्योर था कि एक बार इसकी कल्टीवेशन लेवल हायर हो गई तो वो वांग लिन के इम्प्रिंट और इस रिस्ट्रिक्शन सभी को तोड़ देगा और आजाद हो जाएगा और फिर थंडर सेलेस्टियल टेम्पल में जाकर सारी बातें बता देगा। अब यहाँ पे वांग लिन सामने मौजूद एक अबैंडन किए गए प्लेनेट की तरफ देखता है और सीधा इसे पकड़ के वहाँ ले जाता है। वहाँ वांग लिन एक केव को बनाता है जिसके अंदर बैठकर ये अपनी रिस्ट्रिक्शंस को कंप्लीट करता है। साथ ही यहाँ पे वो उस मैसेंजर से कहता है कि जब मैं अपना इम्प्रिंट तुम्हारे ऊपर लगाऊं ना तो तुम उसे रेजिस्ट नहीं करोगे, वरना फिर मैं जो तुम्हारे साथ करूंगा ना इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। अब यहाँ पर ये जो मैसेंजर था ये तो जानता था कि भाई मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो वो हाँ कहता है। अब यहाँ पे बेसिकली वांग लिन का प्लान ये था कि ये इसे एक सेलेस्टियल गार्ड बना दे यानी कि वो पपेट। अब वांग लिन वो सारा मेथड शुरू कर देता है जो कि उसने दू
युनशियांग के साथ किया था। यहाँ पे वांगलिन फर्स्ट स्टेप को ऑलमोस्ट क्लियर कर लेता है, यानी कि उसकी बॉडी को रिफाइन करना। अब यहाँ पर वो उसकी ओरिजिन सोल को बाहर वैसे ही निकाल देता है। यहाँ पे इस मैसेंजर की जो ओरिजिन सोल है ये 1 हफ्ते तक सारे प्रोसेस को देखती है। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये इसे एक पपेट में रिफाइन कर रहा है और वो मन में हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़का क्या है। इसके पास इतनी टेरिफाइंग स्पेल है कि वो किसी को भी एक पपेट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वो भी एक सेलेस्टियल पपेट में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन जैसे ही इसकी बॉडी की तरफ नजर डालता है तो इसमें कॉपर कलर की लाइट इमिट हो रही थी, यानी कि ये कॉपर ग्रेड का पपेट जो है वो बन सकता है। लेकिन वांगलिन को तो इससे भी हायर रैंक का चाहिए था। अब यहाँ पे हम उस मैसेंजर को देखते हैं जो कि अभी अभी शॉक्ड में था कि आखिर इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है कि वो इतनी टेरिफाइंग स्पेल को जानता है जिसके जरिए से वो ऐसे पावरफुल पपेट्स को बना सकता है। और वो हैरानी के साथ मन में कहता है कि क्या इसके पीछे ये जो पपेट मौजूद है इसने ही रिफाइन किया है। यहाँ पे वो कहता है कि चुमू, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा सर्वेंट बनूंगा, ना कि तुम्हारा कोई पपेट। पर यहाँ पे वांगलिन अपने काम में लगा रहता है और उसके किसी बात का जवाब नहीं देता। बस वो लिंग कैनो की 2 स्वॉर्ड एनर्जी को बाहर निकालता है, जिसे देखते साथ ही इस मैसेंजर की बोलती बंद हो जाती है। इस साथ वांगलिन अपने डिवाइन सेंसेस से इस पूरे प्लेनेट को छान मारता है और फिर उसे दिखता है कि यहाँ इस प्लेनेट पे बहुत सा मेटल एलिमेंट है लेकिन काफी दूर है। तो वो यहाँ पे अपने अंडरवर्ल्ड रिवर को एक्टिवेट कर देता है और फिर उसे ऑर्डर देता है और ये इस प्लेनेट में जितना भी मेटल एलिमेंट है उसे अपनी तरफ सक्शन फोर्स के जरिए से खींच लेता है। अब वांगलिन को कहीं ना कहीं आइडिया था कि मेटल एलिमेंट के जरिए से ये इसे एक रैंक और हायर तक रिफाइन कर सकता है। जिसके बाद जब वांगलिन ओरिजिन फ्लेम के जरिए से उस मेटल को रिफाइन करता है तो उसे गोल्डन कलर का लिक्विड नजर आता है और इस लिक्विड को जब उस मैसेंजर के बॉडी में वो थ्रो करता है तो एक सिल्वर कलर की रे उसकी बॉडी से इमिट होती है, यानी कि एक सिल्वर रैंक, जिससे कि वांगलिन एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद वो उस मैसेंजर की तरफ देखकर कहता है कि 3000 साल के लिए तुम्हें मेरा पपेट बनना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, भले ही तुम्हारे पास एक लाइफ सेविंग टूल क्यों ना हो, लेकिन ये मेरी जो स्वॉर्ड एनर्जी है इससे ज्यादा फास्ट तो हो नहीं सकता। यहाँ पे वांगलिन साफ साफ कह देता है कि भाई तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है कि मेरी बात मान जाओ। अब यहाँ पे ये जो मैसेंजर है वो भी सोचता है कि अगर 3000 साल की अपनी आजादी दे भी देता है तो भी इसकी ये जो बॉडी है जिसे कि वांगलिन ने रिफाइन किया है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर बैटल्स में ये जाता है तो फिर भी इसकी बॉडी को कुछ खास नुकसान नहीं होगा और ये नहीं मरेगा। जिसके बाद वो वांगलिन की कंडीशन को मान जाता है और वांगलिन अपने प्रोसेस को और आगे शुरू कर देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें युनशिया प्लेनेट के ऊपर ग्रीड को दिखाया जाता है, जहाँ पर बेचारा यहाँ से निकलने के लिए 8 बार अटेम्प्ट करता है लेकिन हर बार ये फंस के रह जाता है। और वो वांगलिन को कोसते हुए कहता है कि वांगलिन, अगर तुम इस ऑल स्टार हेवन सिस्टम में नहीं आते तो वो 3 बुड्ढे भी मुझे यहाँ पे नहीं भेजते और अब देखो मैं यहाँ पर हमेशा के लिए अटक के रह गया हूँ। बेसिकली यहाँ पर ये जो युनशिया प्लेनेट है यहाँ पर ग्रीड को बहुत ही पावरफुल ट्रेजर की जो वाइब है वो आ रही थी, जिस वजह से वो इस युनशिया प्लेनेट में जाता है और फंस के रह जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि 6 महीने से ज्यादा का टाइम बीत जाता है और वांगलिन जिस केव में था वहाँ से बाहर निकलता है और उसके चेहरे पे एक फेलियर नजर आ रहा था, क्योंकि वो सेकंड गार्डियन को बनाने में पूरी तरीके से नाकाम रहा। वो थर्ड स्टेप यानी कि जब ओरिजिन सोल को रिफाइन किया जाता है वहाँ जाकर ही फेल हो गया था। हालांकि उसने उसकी जो थंडर बीस्ट था, यानी कि उस मैसेंजर का जो थंडर बीस्ट जो कि वांगलिन को चेस करते हुए आया था, उसकी थंडर पावर का और उसे भी यूज करके रिफाइन करने की कोशिश की, बट एट द एंड वांगलिन फेल रहा। वांगलिन जानता था कि प्रोसेस भले ही उसने बिल्कुल ठीक किया हो, लेकिन जो उसका दाव है ना वांगलिन का, वो इस वक्त इतना ज्यादा भी केपेबल नहीं कि वो एक सिल्वर रैंक के पपेट को रिफाइन कर पाए। हालांकि ये जो बॉडी थी, यानी कि इस मैसेंजर की बॉडी, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और थर्ड स्टेप पे जाते जाते उसकी ओरिजिन सोल से जो उसका कनेक्शन था ये पूरी तरीके से टूट जाता है। अब वांगलिन के पास जो था वो एक बहुत ही पावरफुल बॉडी थी और वांगलिन इसे कंट्रोल कर सकता था अपनी ओरिजिन सोल के जरिए से, लेकिन वांगलिन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जब से उसने उस एंशिएंट थंडर ड्रैगन को डिवोर किया था, यानी कि अपने ओरिजिन सोल के साथ फ्यूज किया था, तो इसकी ओरिजिन सोल इसकी बॉडी को अब छोड़ नहीं पाती। अब यहाँ पर वांगलिन उस थंडर मैसेंजर की बॉडी को अपने पास रख लेता है और सोचता है कि मैं फ्यूचर में इसका कुछ करूंगा। अब यहाँ पे वांगलिन उस केव से बाहर निकलते साथ ही डिसाइड करता है कि अब उसे जल्द से जल्द अपने कल्टीवेशन लेवल को अपने डोमेन लेवल तक ले जाना होगा। तो वांगलिन यहाँ लोटस पोजीशन में बैठकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और ऐसे ही तभी वांगलिन की नजर अपने उसी थंडर बीस्ट पे जाती है और वांगलिन एक चीज नोटिस करता है कि बीते 6 महीने में ये जो बीस्ट है ये एक बार भी इसके बैग ऑफ होल्डिंग में नहीं गया। साथ ही वांगलिन को इस वक्त तक एक भी बैक स्लैश हिट नहीं हुआ, जबकि वांगलिन ने इसकी थर्ड सील को भी ओपन किया था। ऐसा लग रहा था मानो कि ये जो सेलेस्टियल बीस्ट है, यानी कि ये जो थंडर बीस्ट है, ये कहीं ना कहीं वांगलिन को अब रिकॉग्नाइज करने लगा था। साथ ही जब जब वांगलिन इसकी तरफ देखता था तो इसकी आंखें भी ठहर जाती थी। तो वांगलिन समझ जाता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो इस बीस्ट ने अपने एक सोल को डेवलप कर लिया है, कि अंदर भी इंटेलिजेंस
ऑरिजेंस आ चुकी है। इसी के साथ यहाँ पे वांग लिन डिसाइड करता है कि फिलहाल के लिए उसे अपनी कल्टीवेशन फोकस करना है और अगर थंडर बीस्ट बैग में वापस नहीं जाना चाहता तो वांग लिन भी उसे फोर्स नहीं करता। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पर उस मैसेंजर के बैग ऑफ होल्डिंग को चेक करता है जहाँ पर 4 चीजें वांग लिन का ध्यान खींचती है, जिनमें से एक ऐसा जेड टोकन था, इसके ऊपर एक ऐसा थंडर बीस्ट का लोगो बना हुआ था जिसका हॉर्न काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। साथ ही इस टोकन के पीछे भी कुछ बना हुआ था जिसे कि वांग लिन समझ नहीं पाता, लेकिन इतना जानता था कि इसका कोई ना कोई रोल तो जरूर होगा। इसी के साथ वांग लिन को एक जेड मिलता है जिसमें 2 स्पेल्स मौजूद थे। पहला था फर्नेस बिकम वर्ल्ड, यानी कि वही स्पेल जिसे कि उस मैसेंजर ने वांग लिन के अगेंस्ट यूज किया था, लेकिन इसे यूज करने के लिए ठीक ठाक अमाउंट में ओरिजिन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जो दूसरा स्पेल था ये था एक लो क्वालिटी का सेलेस्टियल स्पेल और इस स्पेल का नाम था द थंडर ओरिजिन स्पेल। सो होमीज नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3 के लाइक्स और 500 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें नेक्स्ट डे वीडियो देखने को मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।